सब लड़कियां हवेली की खवातीन और गांव की औरतें एक तरफ ढोलक लेकर बैठी हुई थीं। ढोलक बजा बजा कर गा रही थीं। हानी टप्पे गा रही थी। जैसे ही उसने मुकम्मल किया तो सबने तालियां बजाईं। अनाया को पंजाबी समझ ही नहीं आ रही थी। वो हैरान सी सबकी सुन रही थी। उफ, ये कौन बेसुरा सिंगर है, कान के पर्दे फट जाएंगे। उफ अल्लाह। हैदर वहां जानबूझकर कानों में उंगलियां देकर बोला, ओए बड़े आए तुम सिंगर, गा के दिखाओ जरा टप्पा तो फिर मानूंगी तुम्हें। हानी ने दोनों हाथ बांधकर खड़े होकर कहा, लो इसमें कौन सी बड़ी बात है, बजाओ ढोलक, मैं सुनाता हूँ टप्पा। हैदर ने आमना को कहा और सामने आकर बैठ गया। आमना ने ढोलक बजानी शुरू की। जैसे ही हैदर ने टप्पा खत्म किया वहां बैठी सब औरतें हंस पड़ी। चलो हानी अब तुम्हारी बारी है, मनाल ने हानी को कहा तो वो भी गाना शुरू हो गई। हानी ने अपना टप्पा ख़त्म किया तो सबने तालियां बजाईं। फिर से हानी ने ही टप्पा बोला। जैसे ही हानी ने मुकम्मल किया तो फ़ौरन से हैदर का जवाब आया। हैदर के पूरा बोलने पर सभी हंसने लगे। हानी की भी हंसी छूट गई। अच्छा चलो बहुत हो गई ढोलक, चलो खाना खा लो, दादी ने उठते हुए कहा। सबने खाना खाया और बातें की, मेहंदी के काम पूरे किए और 12 बजे के करीब सब बड़े सो गए। हैदर ने आज सब यंग जनरेशन को बुलाया था कि कल से फंक्शन शुरू हो जाएंगे तो आज सारी रात जागते हैं, इसलिए अभी सब लोग गार्डन में ही बैठे थे। झूले के पास ही गोल दायरे में छोटे छोटे गद्दे डाले सब बैठे हुए थे। यहाँ सब मौजूद थे सिवाय जवार के, वो अपने कमरे में काम कर रहा था। ओके तो वो सब यहाँ मौजूद हैं तो सब बोलें क्या खेलना है। अंताक्षरी खेलें, आमना बोली। अपने जैसे ही प्लान बताना, मोटी कुछ और बोलो। तभी अनाया बोली, ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं। अरे मेरी भाभी बोली, अब तो दुनिया इधर की उधर हो जाए, हम यही खेलेंगे, हैदर ने कहा और बोतल लेने चला गया। ओके तो शुरू करते हैं। हैदर ने दरमियान में बोतल रखी और घुमा दी। बोतल का मुंह हादी भाई की तरफ आया। अरे यार, हादी ने अपने सर पर हाथ मारकर कहा। ओके तो भाई क्या ट्रूथ या डेयर, हानी ने फौरन पूछा। चलो पूछो कुछ, हादी ने कहा। भाई आप बताएं कि आप शादी से पहले कितनी गर्लफ्रेंड्स थी आपकी, याद रखिएगा भाभी साथ ही बैठी हैं, हैदर ने हंसते हुए पूछा। क्या यार, कोई नहीं थी, मैं बहुत शरीफ हूँ समझे, तुम्हारी भाभी पहली और आखिरी है, हादी ने हरम की तरफ देखकर कहा। तो सब लोगों ने हूटिंग स्टार्ट कर दी और हरम भाभी शर्मा आ गई। ओके दोबारा करते हैं। इस दफ़ा हानी ने बोतल घुमाई तो बोतल का मुंह दानियाल की तरफ आया। दानियाल ने डेयर लिया। ओके भाई आप भी ना अभी के अभी मनाल भाभी से मोहब्बत का इजहार करें, वो भी शेर की सूरत में। अनाया ने किसी दूसरे के बोलने से पहले ही बोल दिया। मनाल ने अनाया को कोहनी मारी। मांगे जो कोई मुझसे तेरे नाम का सदका, मैं खुद को फेंक दूं तेरे सर से वार कर। जैसे ही दानियाल ने ये शेर पढ़ा मनाल शर्मा गई और सबने हूटिंग करना शुरू की। फिर से बोतल घुमाई गई। इस दफ़ा हैदर पर आकर रुकी। हैदर तुम हमें डांस करके दिखाओ, हानी ने कहा और गाना लगा दिया। हैदर ने एक अंदाज से दुपट्टा सर पर लिया और लड़कियों की तरह के एक्शन करते हुए डांस करना लगा। उसके इस तरह डांस करने पर सब लोग हंस हंस कर लोटपोट हो रहे थे। जवार अपने कमरे की खिड़की में खड़ा उन सबको देख रहा था। हैदर के डांस पर वो भी हंस दिया। अनाया को यूं वो आज पहली बार देख रहा था। कुछ सोचकर वो भी नीचे चल दिया। हैदर ने बोतल को दोबारा घुमाया तो इस दफ़ा अनाया की बारी आई। ओह अब तुम क्या करो। अनाया ने डेयर चूज़ किया। हैदर ने जवार को मोबाइल पर किसी से बात करते हुए देखा, वो यहीं आ रहा था। उसके दिमाग में प्लान आया। अच्छा तो मेरी प्यारी भाभी जी, ये रहा आपका पानी का ग्लास और वो आपका, और आपका डेयर ये है कि आपको अपने मजाजी खुदा के मुंह पर पानी मारना है, बस इतना काम है। हैदर ने डेयर बताया। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब, वो हिटलर मेरी जान ले लेगा। अनाया एकदम से अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। तो आप हार मानती हैं? हैदर ने कहा। नहीं बिल्कुल नहीं। अनाया बिल्कुल हार नहीं मानती। ओके मैं करती हूँ, अनाया ने कहा और आगे बढ़ गई। हैदर के बच्चे तू मरवाएगा कसम से, आज हम सब मरेंगे भाई के हाथों, हरीम ने हैदर को थप्पड़ मारते हुए कहा। अब मज़ा आएगा जब जवार अनाया की सबके सामने बेइज्जती करेगा, जूनिया ने आहिस्ता आवाज़ में कहा। कुछ नहीं बोलेंगे आपी, भाई अनाया को वो इस मामले में सबसे अलग सोचते हैं, देख लेना, हैदर ने कहा। या अल्लाह मदद। अनाया मुंह ही मुंह में अल्लाह का नाम लेते हुए जवार की ओर बढ़ गई। जवार किसी से बात कर रहा था, उसकी कमर अनाया की तरफ थी। जवार, अनाया ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा। जवार एकदम पलटा, उसकी तरफ देखा। सॉरी, अनाया ने इतना बोला और गिलास में पानी जवार के मुंह पर मारा। जवार शॉक में था। उसने मोबाइल बंद किया। उसका मुंह और कमीज गीली हो चुकी थी। जवार ने अनाया की तरफ गुस्से से देखा। अनाया भागने लगी तो जवार ने उसकी कलाई पकड़ ली। साफ तो करके जाओ।
भाई ये सब मेरी गलती है, मैंने ही भाभी को बोला था क्योंकि हम लोग ट्रूथ और डेयर खेल रहे थे। उस पर डेयर आया तो मैंने बोल दिया ये सब करने को, हैदर ने आकर बताया। अच्छा तो तुम यहाँ खेल रहे थे और वो भी मेरे बिना, जवार ने मसनूई गुस्से से कहा। अरे तो आओ ना भाई, रोका किसने है। फिर वो तीनों भी वहीं बैठ गए। हैदर ने बोतल घुमाई और जवार पर आ रुकी। लो भाई आप तो पहली बार में ही फंस गए, ऐसा करो कोई गज़ल ही सुना दो, हरीम ने कहा। अच्छा सुनाता हूँ। जवार ने अनाया की तरफ देखा और बोलना शुरू किया। जैसे ही जवार ने गज़ल ख़त्म की, अनाया जो कि एक ट्रांस की कैफियत में उसे सुन रही थी, सबकी तालियां बजाने पर होश में आई। वाह भाई आप तो कमाल निकले, क्या गज़ल सुनाई है। अच्छा ये सब छोड़ो, अनाया डैड बता रहे थे कि तुम गाती बहुत अच्छा हो, कोई गाना ही सुना दो, दानियाल ने अनाया से फरमाइश की। उफ डैड ने आपको ये सब भी बता दिया, मैं नहीं सुना रही, अनाया ने बात टालनी चाहिए। क्या तुम भाई की ख्वाहिश भी पूरी नहीं करोगी, दानियाल ने इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू किया। उफ ओके सुनाती हूँ, गिटार तो लाओ, अनाया ने हार मानते हुए कहा। तो हैदर गिटार लेने चला गया। अनाया गिटार को लेकर झूले पर बैठी और सब लोग उसी की तरफ मुतवज्जो हो गए। मैं सिर्फ एक मिसरा ही सुनाऊंगी, वैसे भी मैं बाथरूम सिंगर हूँ, ओके, अनाया ने हंसते हुए कहा। सब ने उसके गाने को सुनकर जोरदार तालियां बजाईं। जूनिया कब की वहां से जा चुकी थी। तुम तो बहुत अच्छा गाती हो, दानियाल ने उसे गले से लगाकर कहा। अनाया की नज़र जवार पर गई, वो उसे ही मुस्कुरा कर देख रहा था। अच्छा इससे पहले कि दादाजी अपना डंडा लेकर आ जाए, मुझे लगता है सो जाना चाहिए, वैसे भी 4 बज चुके हैं, सुबह भी बहुत काम है। चलो सब, हादी ने उनको उठाते हुए कहा। सब ना चाहते हुए भी अंदर जाने लगे। अनाया अपना गिटार पैक कर रही थी, वहाँ भी सिर्फ जवार और अनाया ही थे। वैसे मेरी बेगम में और कौन कौन से टैलेंट हैं, जवार ने अनाया के पास झूले में बैठते हुए कहा। अपनी बेगम से पूछना, मुझसे क्या पूछ रहे हो, अनाया मसरूफ से अंदाज में बोली। मैं अपनी बेगम ही से पूछ रहा हूँ, जवार ने उससे गिटार लेते हुए कहा। सॉरी जवार, इससे पहले कि तुम कुछ और सोचो, मैं आज 2 टोक बात करना चाहती हूँ। देखो इसमें कोई शक नहीं कि तुम बचपन मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, मगर इसके बाद जो हम दोनों में रिश्ता है वो नहीं रखना चाहती मैं, अनाया ने उसकी तरफ देखकर कहा। वजह जान सकता हूँ मैं, जवार ने गुस्सा कंट्रोल करते हुए पूछा। मुझे इस हवेली में रहने वाला हर एक शख्स अपनी माँ का कातिल लगता है। मुझे गुस्सा आता है जब मैं ये देख, मेरा दिल करता है मैं यहाँ से भाग जाऊँ, मगर मैं नहीं कर सकती। मुझे अपनी माँ का बदला लेना है और जिस दिन मैंने ये सब कर लिया मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी, अनाया बोले जा रही थी। जाओ अनाया यहाँ से, इससे पहले कि मैं कुछ बुरा कर दूँ, जवार सख्त लहजे में बोला तो अनाया उठकर अंदर चली गई। जवार वहाँ अकेला बैठा रहा, उस जगह को देख रहा था जहाँ से अभी अभी अनाया उठ कर गई थी। एक दिन तुम मेरे इश्क में पागल होगी अनाया जवार शाह, जवार सिगरेट का कश लेते हुए बोला। इतनी खूबसूरत शाम का इख्तिताम बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ था। आज मेहंदी का दिन था, शाम के 5 बज चुके थे और मेहंदी का टाइम 8 बजे का था। हर तरफ अफरा तफरी का आलम था, कोई अपनी ज्वेलरी ढूंढ रहा था तो कोई दुपट्टा, किसी को जूते नहीं मिल रहे थे तो किसी की मेहंदी लगने वाली थी। सब लड़कियां घर में ही तैयार होने वाली थीं, अभी सब लड़कियां बैठी मेहंदी लगा रही थीं। मेहंदी लगाने के लिए गांव से लड़कियां आई थीं। अनाया तुम भी आ जाओ, मेहंदी लगा लो। हानी ने अनाया को सीढ़ियों से उतरते हुए देखा तो ऊंची आवाज़ में बोली, नहीं यार मुझे नहीं है पसंद ये सब, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अनाया अपने मोबाइल में मसरूफ सोफे पर बैठते हुए बोली, अरे ऐसे कैसे नहीं लगवाओगी, चलो इधर आओ, इसको पहले लगाओ। सलमा बेगम ने अनाया की बात सुनी तो उसकी तरफ आ गई और फिर अनाया को पकड़कर मेहंदी वाली के पास बिठा दिया। मेहंदी वालियाँ अब दोनों हाथों पर मेहंदी लगानी शुरू कर चुकी थी। सब दुल्हनों को भी मेहंदी लग चुकी थी। उफ यार क्या करूँ मैं, अनाया ने मुंह बनाते हुए कहा, क्योंकि पिछले 1 घंटे से वो एक ही पोजीशन में बैठी थी। कुछ नहीं होता यार, अच्छा तुम ऐसा करो जवार नाम लिखो, हानी ने मेहंदी लगाने वाली को कहा तो उसने जल्दी से लिख दिया। उफ हानी की बच्ची, ये क्यों लिखवाया, अनाया ने हाथ छुड़वाते हुए गुस्से से कहा। मेहंदी पूरी हो चुकी थी। अनाया गुस्से से अपनी सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। हानी रोकती रही मगर अनाया अपने कमरे की तरफ चल दी। जवार अली के साथ बात करते हुए नीचे डेकोरेशन देखने जा रहा था कि अनाया गुस्से से अपनी मेहंदी को देखे जल्दी जल्दी चल रही थी। जवार भी मसरूफ सा चल रहा था। अनाया का पाँव फूलों की लड़ी में उलझा और वो गिरने ही वाली थी कि जवार ने उसे पकड़ लिया। मेहंदी के भरे हाथ जवार की वाइट कमीज़ के ऊपर लग गए। जवार ने उसे खड़ा किया। आई एम सॉरी, वो मेरा पाँव। अनाया ने एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश ही की थी कि जवार बोल पड़ा, अंधी हो, अपना ध्यान गुस्से के बजाय रास्ते पर रखा करो तो कम से कम ये सब ना हो। जवार ने सख्त लहजे में कहा। अभी तक वो रात वाली बात नहीं भूला था। अनाया बिना कुछ बोले अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। क्या था ये सब,
तुम कितने बुरे लहजे में बात कर रहे थे भाभी से, अली ने अनाया के जाते ही कहा। क्या बुरा लहजा, ये देख नहीं रहा मेरा सूट खराब कर दिया। जवार ने अपने कुर्ते की तरफ इशारा करते हुए कहा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। हाँ, मैं तो जैसे जानता ही नहीं, गुस्सा कुर्ते का नहीं किसी और बात का था, और वो तेरे सारे कुर्ते भी खराब कर दे तब भी तू उसे कुछ ना बोले। अली भी उसी के पीछे चला गया। तू जा नीचे काम देख जाके, मैं आता हूँ। जवार ने बात को घुमाया और अपना सूट निकाला और वॉशरूम में चला गया। अनाया अपने कमरे में आई और मेहंदी धोने लगी। उसे अब भी जवार पर गुस्सा आ रहा था। कितना रूडली बोला मुझसे, अब कभी बात नहीं करूंगी उससे। अनाया, ये लो तुम्हारा जोड़ा, ये पहनकर तैयार हो जाओ। हानी ने मेहंदी का जोड़ा लाकर रख दिया। तुम लोग भी तैयार हो रहे हो? अनाया ने लहंगा निकालते हुए पूछा। हाँ, वो पार्लर वालियाँ आई हुई हैं, तो जब हम सब वहीं तैयार हो रहे हैं तो तुम ये पहनकर नीचे मनाल के कमरे में आ जाओ। नहीं यार, मैं खुद ही तैयार हो जाऊंगी, पार्लर वाली बहुत ज़्यादा मेकअप लगाती है। अनाया ने मना कर दिया। ठीक है, मैं जाती हूँ, वरना दादी का डंडा यहाँ आ जाएगा। हानी हंसते हुए बाहर चली गई। उफ, इतना भारी है, कैसे पहनूं इसे? अनाया लहंगे को देखकर बोली। फिर लेकर वॉशरूम में चली गई। तकरीबन सभी तैयार हो गए थे, तभी राहील हवेली में दाखिल हुआ। ओए राहील के बच्चे, दानियाल ने दूर से उसे देखकर ऊंची आवाज़ में कहा और उसकी तरफ भाग गया। दोनों गले लगे। तूने तो बोला था तू नहीं आ पाएगा, जवार ने उसे गले लगाकर कहा। क्या यार, मेरी बहनों की शादी है और मैं ना आता तो मार ना देती सब मिलके मुझे? राहील ने हंसते हुए कहा। चल अंदर, राबिया चची बहुत याद कर रही हैं तुम्हें। जवार उसे अंदर लेकर चल दिया। राबिया चची उसे देखकर बहुत खुश हुई। फिर राहील लड़कियों के कमरे की जानिब बढ़ा। मनाल, जोहा, तहरीम, राहील ने सबके एक साथ नाम लिए। जैसे ही तीनों ने राहील को देखा, तीनों उसकी तरफ बढ़ी। राहील ने उन्हें गले लगा लिया। भाई शुक्र है आप आ गए, अगर ना आते ना तो मैं कभी आपसे बात ना करती। मनाल ने आंसू साफ करते हुए कहा। अरे ऐसे कैसे ना आता, मेरी बहनों की शादी है। ना आता तो मरना था क्या तुम लोगों के हाथों? राहील हंसते हुए बोला। अच्छा, अब तुम लोग तैयार हो, मैं भी तब तक फ्रेश हो जाता हूँ। राहील बाहर निकल गया। सब लड़कियां तैयार थीं। हानी आमना तैयार होकर अब नीचे आकर काम देख रही थीं और दोनों ने एक जैसे लहंगे पहने हुए थे। जवार बेटे, दानियाल तैयार हुआ कि नहीं? सलमा बेगम ने जवार को रोककर पूछा, जो कि अभी अभी तैयार होकर बाहर आया था। वाइट कमीज शलवार पर ब्लैक वेस्टकोट और गले में लड़कों वाला पीला दुपट्टा डाले, जो लड़के मेहंदी पर गले में डालते हैं। पाँव में खूसा पहने हुए बहुत प्यारा लग रहा था। जी माँ जी, वो तो तैयार है। राहील के कमरे में हैदर और वो सब तैयार हो रहे हैं, आ जाते हैं अभी। जवार वॉच को बंद करते हुए बोला। पता नहीं अनाया अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई, सलमा बेगम ने कहा। तभी अनाया अपने दुपट्टे से उलझते हुए एक हाथ से लहंगे को पकड़े सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। लो आ गई, सलमा बेगम ने उसकी तरफ देखकर कहा। जवार की नज़रें बेख्तियार उसकी तरफ उठी, फिर वापस पलटना ही भूल गई। अनाया जामन रंग के लहंगे और ब्लू कुर्ती पहने, उसके ऊपर ब्लू रंग का दुपट्टा लिए हुए थी। बालों को स्ट्रेट करके सेंटर माथे पर बिंदिया लगाए, कानों में झुमके पहने, हाथों में रंग बिरंगी चूड़ियाँ पहने और हल्का सा मेकअप किए अपने दुपट्टे और लहंगे को संभालने की कोशिश करती उसी तरफ आ रही थी। उफ छोटी ताई जी, ये क्या पहना दिया है मुझे? इतना तो दुल्हन ने नहीं पहना होगा जितना आपने मुझे पहना दिया। और ये दुपट्टा, इसका क्या करूं मैं? अनाया काफ़ी चिड़ी हुई थी। उसने ये भी नोट नहीं किया था कि जवार पास खड़ा है। अरे मेरी गुड़िया, तुम बहुत प्यारी लग रही हो, इसे मैं ठीक कर देती हूँ। सलमा बेगम ठीक करने ही लगी थी कि शाजिया बेगम ने आवाज़ दे दी। जी आई भाभी। जवार, ये तुम इसको सेट करवा दो, मैं भाभी को देख कर आती हूँ। सलमा बेगम उसकी तरफ चली गई। जवार आगे बढ़ा। रहने दो, मैं खुद ही कर लूँगी। अनाया वहाँ से जाने लगी तो जवार ने हाथ पकड़कर रोक लिया। दोनों उस वक्त डिनर टेबल के एक तरफ खड़े थे। जवार ने उसके हाथ से दुपट्टा लेकर उसके गले में डाल दिया और बाल दोनों तरफ से आगे कर दिए। अनाया मुंह बनाए दोनों हाथ बांधे खड़ी हुई थी। बहुत खूबसूरत लग रही हो, जवार ने उसके कान के करीब आकर आहिस्ता आवाज़ में कहा। दिल कर रहा है कि अभी रुखसती करवा लूँ अपनी भी। अनाया ने उसके सीने पर जोर देकर उसे पीछे किया। तभी हैदर की आवाज़ आई। वाह क्या तस्वीर आई है। हैदर अपना मोबाइल लेकर आगे बढ़ा। वैसे भाई आप कोई मौका नहीं छोड़ते रोमांस करने का। हैदर ने मोबाइल जेब में डालकर कहा। चुप कर वरना पिटेगा। सारे मूड का कबाड़ा कर दिया। जवार ने उसे सख्त नज़रों से देखते हुए कहा और अनाया मौका देखकर वहाँ से निकल गई। जवार के खतरनाक इरादे देखकर हैदर भी भाग गया। जवार अनाया को जाता देखकर मुस्कुरा दिया और इस तरह अनाया को उन कपड़ों में वो पहली बार देख रहा था, वरना तो वो जब से यहाँ आई थी पैंट शर्ट ही पहनती थी। जवार मुस्कुराता हुआ गार्डन में चला गया जहाँ स्टेज बना था। सबसे पहले जोहा और तहरीम को बाहर लाया गया। एक तरफ दादाजी तो दूसरी तरफ रायान साहब खड़े थे। मूवी वाला मूवी बना रहा था, फोटोग्राफर फ़ोटो खींच रहा था। मनाल और दानियाल को
दुपट्टे के नीचे लाया गया। दुपट्टे का पीछे वाला एक कोना राहील ने और दूसरा कोना आमना ने पकड़ा हुआ था। सामने की तरफ एक कोना अनाया तो दूसरा कोना हानि ने पकड़ा था। इस तरह चलते हुए सब बाहर आ गए। दोनों को स्टेज पर बिठाया गया। रस्म शुरू की गई। सब बारी बारी जाकर तेल मेहंदी लगाने लगे। अनाया बहुत मज़ा कर रही थी। उसने आज तक ये सब नहीं देखा था और वो काफ़ी थक भी चुकी थी। इतना भारी जोड़ा उसने आज तक नहीं पहना था। वो एक तरफ आकर खड़ी हुई। वैसे क्या कहती हो बेगम, दोनों इकट्ठे ही मेहंदी ना लगाने बैठे? वहाँ जवार ने स्टेज की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं क्यों जाऊँ तुम्हारे साथ? इनफैक्ट मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। अनाया ने मुंह बनाते हुए कहा। जवार कुछ बोलने ही लगा था कि हानि और जूनिया उधर आते हुए दिखाई दी। जवार, हम दोनों रस्म करने चलते हैं साथ। जूनिया ने अनाया को उधर देख लिया तो उसे जलाने आ गई। उसे ये था कि उस दिन जवार ने गाड़ी में बैठने दिया तो आज शायद उसको साथ भी बैठने देगा। नहीं जूनिया, सॉरी, असल में शोहर तो अपनी बीवी के साथ ही बैठा अच्छा लगता है। हम दोनों जाने वाले थे कि तुम आ गई। अनाया का दिमाग घूम गया। जूनिया की बात पर वो तो बचपन से ही उससे बहुत चिढ़ती थी और आजकल तो वैसे भी उसे जूनिया की हरकतें मशकूक ही लगती थीं। इसलिए वो जल्दी में जवार का बाजू थाम कर बोली। जूनिया जल कर रह गई और जवार शौक में था। चलें शोहर जी, अनाया ने चबा कर मगर मुस्कुराते हुए कहा और दोनों स्टेज की तरफ चले गए। फिर दोनों ने रस्म अदा की। सुलेमान शाह सब देख रहे थे। वो बहुत खुश थे अपने दोनों बच्चों को देखकर। उन्होंने मुस्कुराते हुए आंख से आंसू साफ किया। वो एक तरफ खड़े थे जहां अंधेरा था। क्या बात है बेटा, रो क्यों रहे हो? हमाद साहब ने आकर पूछा। अब्बा मुझे माफ़ कर दें, अपने इस गुनाहगार को माफ़ कर दें। मैं अब और नहीं सह सकता आपकी दूरी। सुलेमान साहब ने हाथ जोड़कर कहा, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं था। 10 साल पहले भी कुछ सोच कर ही निकाला था। जैसे तुम्हें अपने बच्चों की खुशियाँ अजीज़ हैं, इसी तरह मुझे भी तुम अजीज़ हो। मेरे बच्चे, आ मेरे गले से लग जा। मैं भी दूर नहीं रहना चाहता तुमसे। हमाद साहब ने बाहें खोलते हुए कहा। सुलेमान साहब फ़ौरन से गले लग गए। आज 10 सालों के बाद वो अपने बाप के गले लगे थे। रायान साहब और फारूक साहब दूर से ये सब देख रहे थे तो पास आ गए। अब्बा जी चलें वहाँ, अब आप भी रस्म कर लें, बच्चों को प्यार दे दें। सब उस तरफ चले गए। उफ, अब मैं क्या करूं? इतनी मुश्किल से तो मैं सुलेमान को लेकर गई थी। क्या कुछ नहीं किया था मैंने अलग रहने के लिए? अब तो लगता है ऐसी फटीचर जगह पर ही रहना पड़ेगा बाकी ज़िंदगी। सादिया ने जब उन सबको देखा तो गुस्से से जुनैरा बेगम से बात करने लगी। कुछ नहीं होगा, जुनैरा बेगम कुछ सोचते हुए बोली। राहील की नज़रें आमना पर ही टिकी हुई थीं। वो आज उसे अलग ही नज़र से देख रहा था। राहील काफ़ी देर के बाद आया था गांव और अब किसी लड़की को भाव ना देने वाला लड़का आज अपने से 5 साल छोटी लड़की पर दिल हार गया था। जवार ज़बरदस्ती अनाया को साथ लिए तस्वीरें बनवा रहा था। अनाया बिल्कुल नहीं चाहती थी स्टेज पर खड़े होना। वो मुंह बनाए हुए बनवा रही थी तस्वीरें। तभी उसकी नज़र सामने से आते हुए 3 लोगों पर पड़ी। जेनी! अनाया शॉक्ड अंदाज में चीखी और स्टेज से नीचे उतरी और भागकर उन तीनों के पास गई। तुम लोग यहाँ? अनाया जेनी के गले लगकर बोली। तू तो हमें बिल्कुल ही भूल गई। लंदन से पाकिस्तान आ गई। पता है हमने कितनी मुश्किल से तुम्हारे गार्ड से पाकिस्तान का एड्रेस लिया और यहाँ आए। हम बहुत मिस कर रहे थे और तुमने आकर मैसेज तक नहीं किया। बहुत गुस्सा हैं हम सब। जैक्सन और दुआ ने नाराज होते हुए कहा। अरे मेरी बेस्टी दुआ, आई एम सॉरी, मैंने नहीं बताया। अनाया ने कानों को हाथ लगाते हुए कहा और उसे भी गले लगा लिया। जवार दूर खड़ा उसे ही देख रहा था। अब तो मुंह मत फुला जैक्सन, तू बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता यार। सॉरी ना, अनाया ने उसके गाल खींचते हुए कहा तो वो भी उसके गले लग गई। जवार को ये सब बहुत बुरा लगा था। क्या ज़माना आ गया, अब मेजर जवार शाह की मनकूहा किसी गैर महरम के गले लगेगी। गांव वाले क्या बोलेंगे? जूनिया जवार के पास आकर बोली तो जवार बिना कुछ बोले दूसरी तरफ चला गया। अब मैं तुम सबको भाई से मिलवाती हूँ। अनाया उन्हें लेकर स्टेज की तरफ आ गई। भाई, मीट माय फ्रेंड्स। अनाया ने सबसे मिलवाया और फिर उनको रेस्ट करने के लिए गेस्ट रूम ले आई। वहाँ पर उनको छोड़कर वो बाहर आ गई। हेलो जी, डॉक्टर जी। जवार फ़ोन पर किसी डॉक्टर से बात कर रहा था। जी, आपके पेशेंट को होश आ गया, मैं भी अभी आता हूँ। जवार इतना बोलकर जीप की तरफ भागा। इसी तरह 1 घंटे के बाद रस्म खत्म हुई और सब अंदर चले गए। जवार अभी अस्पताल में डॉक्टर के कमरे में था। अंकल, अब इनकी हालत कैसी है? जवार ने कुर्सी पर बैठते ही पूछा। जवार बेटे, वो इतने सालों से यहाँ है और अब तो अल्लाह का शुक्र है कि होश में है, लेकिन अभी वो मुकम्मल होश में नहीं है। अभी इन्हें होश में आने के लिए 2-3 दिन लगेंगे। इसके बाद हम जान सकते हैं कि वो किस पोजीशन में है। इन्हें कुछ याद है भी कि नहीं, ये बाद में पता चलेगा। डॉक्टर ने तफसील से बताया।
जवार ने गहरी सांस ली। चलें, अभी मैं चलता हूँ, आप इनका ख्याल रखिएगा और हर बात की खबर मुझे दीजिएगा, जवार ने उठते हुए कहा और मिलकर बाहर आ गया। ये किसका मोबाइल है? जूनिया को टेबल पर पड़ा मोबाइल नज़र आया तो उसने उठा लिया। अनाया का। वाह, देखें तो सही कि इसके क्या राज हैं। जूनिया के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। उसने मैसेज खोले तो उसकी नज़र जलाल के मैसेज पर गई। ओ माय गॉड, वाह, ये तो बहुत बड़ी चीज़ मिल गई। जूनिया ने मैसेज को पढ़ते ही कहा। जैसे जैसे वो पढ़ती गई उसे सब कुछ समझ आ गया। तभी उसने जलाल का नंबर लेकर अपने फ़ोन में कॉपी किया और मोबाइल को वहीं छोड़ दिया। शैतानी मुस्कुराहट लिए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। आते ही उसने कॉल मिला दी। जलाल, जो कि सिगरेट पी रहा था, कॉल बिना देखे उठाकर बोला, हेलो, कौन है? उसका लहजा बहुत सख्त था। मैं तुम्हारी खैर ख्वाह हूँ, जूनिया ने अपने बेड पर बैठते हुए कहा। कौन हो? जो भी हो, बकवास करो, वो गुस्से से बोला। अनाया के बारे में बात करनी है, जूनिया ने बगैर देर किए बात की। क्या? जैसे ही उसने अनाया का नाम सुना वो खड़ा हो गया। हाँ, अनाया, जिसे तुम अपनी बीवी बनाना चाहते हो, मगर उसका निकाह किसी से पहले ही हो चुका है। जूनिया ने बात को बढ़ाते हुए कहा। तुम्हें यह सब कैसे पता चला? जलाल आराम से बोला। मुझे और भी बहुत कुछ पता है, जैसे कि अनाया का किससे निकाह हुआ और वो क्या चाहती है। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ उसे पाने में। जूनिया ने अपनी बात के जाल में उसे फांसने की कोशिश की। बोलो सब कुछ, आगे से जवाब आया। तो मैं तुम्हें शुरू से बताती हूँ। वो मेजर जवार शाह है, उसका कज़न। उनका निकाह बचपन में ही हो चुका था, मगर अनाया उसे पसंद नहीं करती और वो उसके साथ नहीं रहना चाहती। तुम्हें ये बात अच्छे तरीके से इस्तेमाल करनी है। मैं तुम्हें जवार का नंबर दे देती हूँ। जूनिया के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है कि मुझे क्या और कैसे करना है, तुम सिर्फ नंबर भेजो, जलाल ने कहा और कॉल बंद कर दी। अब क्या होगा तुम्हारा अनाया मैडम? बड़ी आई मेरा शोहर, उसने जोरदार कहका लगाया। अब वो तुम्हारी नज़रों के सामने मेरा होगा और बहुत जल्द तुम्हें तलाक भी देगा। जवार सिर्फ और सिर्फ जूनिया का है। जूनिया पागलों की तरह शीशे में खुद को देखकर हंस रही थी। सब लोग बारात के लिए तैयार हो रहे थे। आमना और हानी तीनों दुल्हनों को पार्लर में तैयार होने के लिए लेकर गई थी। तहरीम और जोहा के ससुराल वालों ने बारात मैरिज हॉल में ही लेकर आनी थी और यहाँ की तरफ से दानियाल को लेकर सुलेमान साहब की पूरी फैमिली, दादा दादी थे जो कि बारात लेकर जा रहे थे। बाकी सब लोग मिनाल लड़की वालों की तरफ से थे। अनाया की तीनों दोस्त तैयार हो चुके थे। दानियाल भी तैयार था और नीचे उसकी सेहराबंदी चल रही थी। सुलेमान साहब बहुत खुश थे। सादिया बेगम अपनी साड़ी का पल्लू थामे यहाँ से वहाँ मटक रही थी। अनाया तैयार होकर अभी अभी अपने रूम से निकली थी। वो सुर्ख रंग का लॉन्ग फ्रॉक, नीचे चूड़ीदार पाजामे के साथ और हमरंग दुपट्टा गले में डाले हुए थी। खूबसूरत तरीके से बाल बनाए हुए थे। आज उसने ज़्यादा ज्वेलरी नहीं डाली थी, बस झुमके ही पहने थे और पाँव में हाई हील पहनी थी। हल्का सा मेकअप किए वो बहुत प्यारी लग रही थी। आज तक उसने ऐसे कपड़े नहीं पहने थे, तो आज जब पहने तो उसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। वो चलती हुई नीचे आई, तभी उसे सलमा बेगम ने आवाज़ दी, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो, नज़र ना लगे मेरी बच्ची को। उन्होंने बलाएं लेते हुए कहा। वो तो ठीक है, बट मुझसे ये सब नहीं पहना जा रहा ताईजान, बहुत ज़्यादा हैवी है। पता नहीं आप लोग कैसे पहन लेती हैं, मुझे तो लग रहा है मैं अभी बेहोश हो जाऊंगी। अनाया ने दुपट्टा सही करते हुए मुंह बनाकर कहा, कुछ नहीं होता, आदत नहीं है तुम्हें। अच्छा बेटा, एक काम करो, ये शेरवानी जवार के कमरे में उसे दे आओ, वो तैयार हो रहा है और अगर उसे टाइम ना मिला तो वो बहुत चिल्लाएगा। मुझे और भी बहुत से काम देखने हैं। सलमा बेगम ने उसे जवार के कपड़े पकड़ाए और दूसरी तरफ चली गई। अनाया रोकती रह गई। उफ, अब उस खड़ूस के कमरे में जाना पड़ेगा जिसका कभी रोमांस ही खत्म नहीं होता। जहाँ भी देखो शुरू हो जाता है और जब देखो डांटता रहता है। अब तो मजबूरी है, जाना ही पड़ेगा। अनाया बुड़बुड़ाते हुए उसके कमरे के करीब आ गई। बिना दस्तक दिए वो अंदर गई। जवार सफ़ेद शलवार कमीज पहने शीशे के आगे खड़ा अपने बाल बना रहा था। एक पल को उसके हाथ थम से गए। अनाया को इस तरह के कपड़ों में देखकर वो बहुत हैरान था। वो आज उसे कल से भी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। जवार ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा, ये ताई जी ने तुम्हारे लिए भेजी है। अनाया ने जब उसे खुद को घूरते देखा तो, और इससे पहले कि वो पटरी से उतरे, उसने शेरवानी आगे की। जवार ने उसके हाथ से लेकर फौरन पहनी। अनाया पलट कर जाने लगी। रुको, तो जवार ने उसे आवाज़ देकर रोका। अनाया पलटी। जवार अपना मोबाइल ऑन करके उसके साथ आ खड़ा हुआ और बिना देर किए जल्दी जल्दी सेल्फियाँ ले ली। अनाया हैरान उसके चेहरे की तरफ देख रही थी। क्या बहुत हसीन लग रहा हूँ। जवार ने जब उसे ऐसे घूरते हुए देखा तो मुस्कुरा कर बोला, नहीं, बकवास लग रहे हो बहुत। अनाया ने मुंह बनाते हुए कहा, चलो मेरी छोड़ो, तुम बहुत हसीन लग रही हो।
इसके लिए एक गिफ्ट बनता है। जवार ने मोबाइल साइड पर रखते हुए कहा, उस दिन तुमने मुझे भरे मॉल में गिफ्ट दिया था, मगर मैं तुम्हें यहाँ ही दूंगा और उस गिफ्ट का भी शुक्रिया अदा कर दूंगा। जवार ने शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा, नो। जैसे ही जवार उसकी तरफ बढ़ा, अनाया ने उसे जोर का धक्का दिया और कमरे से बाहर भाग गई। पीछे से उसका कहकहा बुलंद हुआ। जवार के मोबाइल पर कॉल आने लगी। ये कौन है? जवार ने स्क्रीन देखी जिस पर अननोन नंबर था। अभी वो उठाने ही वाला था कि हैदर अंदर आ गया। अरे भाई, आप दुल्हे नहीं हो, दानियाल है दूल्हा, पर उससे ज़्यादा टाइम तो आप लगाते हो तैयार होने में। हैदर आते ही शुरू हो गया। तब तक कॉल कट हो गई। क्या हो गया यार, तैयार तो हूँ, चलो। जवार ने मोबाइल जेब में डालकर कहा और दोनों नीचे चले आए। सब तैयार थे और गाड़ियों में बैठ रहे थे। जवार और हैदर पहले निकलकर जाकर इंतज़ाम देखने के लिए तैयार थे। राहील तैयार होकर काफ़ी देर बाद हादी भाई के साथ चला गया था। फिर सब हॉल में पहुंच गए। बारात का काफ़ी अच्छे से इस्तकबाल किया गया था। दानियाल स्टेज पर बैठा था। अभी बाकी दोनों बारातों के आने में काफ़ी वक्त था। दुल्हन एक कमरे में बैठी हुई थी। अनाया भी उन्हीं के पास चली गई। माशाल्लाह, तुम सब बहुत खूबसूरत लग रही हो, उसने सबको देखकर कहा। मुझे लगता है बारात आ गई, हानी ने चीखते हुए कहा और फिर सब सारी लड़कियां बाहर चली गईं। बारात की एंट्री करवाकर उन्हें स्टेज पर बिठा दिया गया। सलमा बेगम अनाया को सारे रिश्तेदारों से मिलवा रही थी अपनी बहू के तौर पर, और अनाया बस सब्र के घूंट पी रही थी क्योंकि वो अपने भाई की शादी खराब नहीं करना चाहती थी। अब वो अपनी जान छुड़वाकर एक साइड पर खड़ी थी कि जैक्स भी उसके साथ आ गया। तो तुम्हारा निकाह हुआ है, वो भी बचपन में, उसने जूस पीते हुए कहा। हाँ हुआ है, पर मैं उसको नहीं मानती, अनाया ने जवाब दिया। ऐसा लगता तो नहीं, तुम अचानक इतनी ज़्यादा चेंज कैसे हुई? मुझे तो लगता है कि तुम उसी के लिए हुई हो। वो दोनों आहिस्ता आवाज़ में बात करते रहे। नहीं, ये सब मैं उसके लिए नहीं बल्कि अपने भाई की खुशियों के लिए कर रही हूँ। दोनों 10 साल तक नहीं मिले और जब मैं यहाँ आई तो भाई को क्या देखा, मुझे एहसास हुआ कि वो भी मेरी तरह अकेले हैं। जैक्सी, वो अंदर से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। हम दोनों ने जिस तरह ज़िंदगी गुजारी है वो बहुत मुश्किल है। अब देखो, आज वो मुझे सच्चे दिल से मुस्कुराते हुए नज़र आ रहे हैं। अनाया ने स्टेज की तरफ इशारा करते हुए कहा। तो तुम अब यहीं रहोगी? जैकी ने पूछा। नहीं, मैं जो करने आई हूँ वो करके यहाँ से ऐसे निकलूंगी कि डैड को भी मेरा पता नहीं होगा, अनाया ने आंखें बंद करके कहा। वो नहीं जानती थी कि पीछे खड़ा जवार उसकी सारी बातें और इरादे सुन चुका है। निकाह हो चुके थे। तीनों कपल स्टेज पर थे, तस्वीरें बनवा रहे थे। अनाया भी दानियाल के साथ बैठी थी। दूध पिलाई की रस्म हो रही थी। हानी और आमना मिलकर रस्म कर रही थी। चलें दुल्हा भाई और दानियाल भाई, सब हमें पैसे दें, फिर ही ये दूध वाला ग्लास मिलेगा, हानी ने बैठते हुए कहा। लो जी, हो गया मांगना शुरू। यार, तुम्हें और कोई काम नहीं है? हैदर ने उसे छेड़ते हुए कहा। मांगना क्या, ये हमारा हक है। और तुम्हें क्यों इतनी मिर्चें लगी हुई हैं? हानी ने दांत चबाते हुए कहा। अरे यार, जब इतनी खूबसूरत सी लड़कियां हो तो बंदा अपना दिल दे दिया कर। ये तो सिर्फ नेग है, वहाँ खड़े एक लड़के ने कहा, जो कि हैदर को एक आंख ना भाया। अच्छा चलें, देना। हानी फिर शुरू हो गई। अच्छा तो मेरी बहनों कितने चाहिए? दानियाल ने हंसते हुए कहा। बस 50,000, आमना ने कहा। वो पहली बार बोली। राहील कब से उसे देख रहा था। वो बहुत क्यूट लग रही थी। आमना कल से ये बात नोट कर रही थी। ओके, अब मेरी छोटी बहन ने बोला है तो ये लो। दानियाल ने पैसे आमना के हाथ पर रखे। बाकी दोनों ने भी पैसे दिए। इसी तरह हंसी मजाक में दूध पिलाई की रस्म हो गई। तुम इतना क्यों उछल रही हो वहाँ स्टेज पर? हैदर ने हानी को एक साइड पर करते हुए कहा। क्या बोल रहे हो? हानी ने हैरानगी से पूछा। तुम्हें पता है वो लड़का किस तरह देख रहा था तुम्हें? मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा था, मन कर रहा था एक दूं अभी जोर का चांटा उसे। हैदर गुस्से से बोला। 1 मिनट, देख वो मुझे रहा था, तुम्हें क्यों इतनी मिर्चें लग रही हैं? हानी ने तप कर जवाब दिया। अरे तुम मेरी कज़न हो, हवेली की इज्जत हो, मेरी गैरत को ये गवारा नहीं है, हैदर ने थोड़ा गुस्से में कहा। हानी कुछ कहने ही वाली थी कि शाजिया ताई ने आवाज़ दे दी। तुम्हें तो मैं आकर बताती हूँ, आए बड़े गैरत वाले। इतना बोलकर हानी चली गई। रुखसती का शोर उठा और सबसे पहले तहरीम और जोहा की रुखसती होनी थी। दोनों को कुरान पाक के साए में रुखसत कर दिया गया। सभी की आंखें नम थी। जवार और हादी भाई ने मिलकर दोनों को गाड़ी में बिठाया। ख्याल रखना, ये दोनों बहुत ही अहम है हमारे लिए, जवार ने आगे बैठे दूल्हे को कहा और ड्राइवर ने गाड़ी चला दी। लड़कियों की शादी करना, अपने हाथों से सारे हकूक किसी और को दे देना, ये सब आसान नहीं होता। एक बार बंदा सोचे ना कि अपना घर, अपना कमरा, अपनी अलमारी, अपनी स्टडी टेबल, अपने घर वाले, माँ बाप, बहन भाई, सबको छोड़कर किसी और के घर जाना एक लड़की के लिए आसान नहीं। मेरे ख्याल में ज़िंदगी का सबसे भारी अगर कोई वक्त होता है तो वो एक लड़की के लिए रुखसती का। आधे घंटे के बाद मनाल की रुखसती का टाइम आया। अरे मनाल भाभी, आप क्यों रो रही हैं?
आपको तो बस एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाना है, हमारी जान तो आपसे थोड़ी ना छूटनी है। हैदर ने मनाल को रोते देखा तो बोला, मामा देखें ये क्या बोल रहा है। मनाल ने रोते हुए राबिया बेगम को कहा, जो कि खुद भी रो रही थी। उफ, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये इतना रोने का क्या फ़ायदा, इतनी लेट हो चुकी है, बहुत थक चुकी हूँ मैं, उसने दुआ के कान में बोला। और गाड़ी की चाबी तो वैसे भी अनाया के पास थी। वो अपने दोस्तों को लिए गाड़ी में बैठ गई। सब अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ गए। जवार को अनाया का सबके सामने से ऐसे चले जाना अच्छा नहीं लगा था, और अब वो गाड़ी भी खुद ही ड्राइव करने वाली थी तो जवार गुस्से से उसकी तरफ आ गया। ये चाबी तुम्हें किसने दी? दी नहीं, चोरी ली है, अनाया ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा। चलो दो, मैं चलाता हूँ, उसने चाबी लेने की कोशिश की। नहीं, मैं नहीं दूंगी, अजीब पागल करके रखा है, अनाया काफ़ी बदतमीजी से बोली। आगे जैक्सन बैठा हुआ था जो कि जवार को एक आंख ना भाया। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ ही जाऊंगा, चलो तुम पीछे। उसकी तरफ आया और उसे पीछे बिठाकर खुद आगे बैठ गया। अनाया ने गाड़ी की स्पीड बहुत तेज कर दी। जवार सुकून से बैठा हुआ था। देखते ही देखते हवेली आ गई। तीनों उतरकर अंदर चले गए। अनाया भी उतरने लगी तो जवार ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा। बेगम साहिबा, तुम्हारे साथ बैठने का और रहने का हक सिर्फ मुझे है और किसी को नहीं हो सकता। जवार सख्त लहजे में बहुत कुछ कह गया। मनाल और दानियाल की एंट्री बहुत अच्छे तरीके से करवाई गई। बहुत सारी रस्मों के बाद अब मनाल को अंदर कमरे में भेज दिया गया। दानियाल अपने कमरे के अंदर जाने वाला था कि अनाया, हानी और आमना ने रास्ता रोका। पहले आप हमारा नेक दें, फिर ही अंदर जाने की इजाज़त मिलेगी। अनाया ने हाथ आगे करते हुए कहा। अरे अब कौन सा नेक दें? दानियाल ने हैरानगी से पूछा। लंदन में तो मैं थी, मगर लगता है आपको सारी रस्में भूल गई हैं। यार, जब दूल्हा अपने कमरे में जाता है तो उससे पहले बहनों को नेक देता है, अनाया ने समझाते हुए कहा। ओह अच्छा, मगर मेरे पास तो कुछ नहीं है, दानियाल ने साफ किनारा करते हुए कहा। भाई, अब ये नहीं छोड़ेंगे आपको, आज आप तो गए, आप तो आज हो गए कंगाल, हैदर ने हंसते हुए कहा। भाई, आप कितने बुरे हो, आप मुझे कुछ दो, अनाया मुंह बनाकर बोली। जवार भी एक साइड पर खड़ा यह सब देख रहा था। फिर उसका फ़ोन आ गया तो वो कमरे में चला गया। अरे मेरी गुड़िया, ये लो, सब कुछ तुम्हारा ही तो है। दानियाल ने अनाया का मूड ऑफ होते देखा तो अपनी जेब से वॉलेट निकालकर अनाया के हाथ पर रख दिया। यस थैंक यू, अनाया ने दानियाल को हक किया और उसे कमरे में जाने दिया। कितनी भूखियाँ हो तुम लोग, सब की सब। हैदर ने उन्हें तंग करना शुरू किया। इसका बहुत हो गया है, अब ये नहीं बचेगा मेरे हाथों से, हानी उसके पीछे भागते हुए बोली। और पीछे से अनाया और आमना का कहकहा बुलंद हुआ। जवार को ये नंबर सुबह का बार बार आ रहा था। अब उसने कॉल उठा ही ली। कौन बात कर रहा है? जवार ने पूछा। मैं हूँ जलाल अहमद, और मैं बात को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। जलाल ने बात शुरू की। बोलो, क्या बोलना है? जवार का लहजा साफ था। देखो, बात तो बहुत साफ है, मैं और अनाया एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं। पहले तो उसका बाप बीच में आ गया, अब तू आ गया है। देख, उसे तलाक दे दे, नहीं तो वो तेरे साथ नहीं रहना चाहती, और ना वो उस हवेली में रहना चाहती है, क्योंकि वो मुझसे प्यार करती है। जलाल एक एक पत्ता सोच समझ कर फेंक रहा था। खबरदार, जो तूने अपनी गंदी ज़बान से अनाया का नाम भी लिया, मैं तेरी ज़बान निकाल लूँगा, जवार ने चीखते हुए कहा। अबे चुप, बड़ा आया मेरे साथ लड़ने वाला, जानता भी है कौन हूँ मैं? उसे छोड़ दे वरना बहुत पछताएगा। मैं तुझे अपने और उसके मैसेज अभी भेजता हूँ, और जब हम एक दूसरे के साथ घूमे थे वो तस्वीर भी, जलाल ने कहा और कॉल बंद कर दी। जवार का गुस्से से बुरा हाल था। उसने अपने कमरे की हर एक चीज़ बखेर दी थी। तभी उसके मोबाइल की मैसेज टून बजी। वहाँ जब उसने देखा, जवार ने अपने हाथ को शीशे पर मारा। अनाया, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। जवार ने सारी रात बालकनी में सिगरेट पी पी कर और सोचते हुए गुजार दी। अब वो नहाकर सोफे पर बैठा हुआ था। उसकी आंखें सुर्ख थीं कि सलमा बेगम अंदर आई। जवार बेटा, तुम इन सब लड़कियों को जोहा लोगों के ससुराल ले जाओ। अभी उन्होंने यहाँ तक ही कहा था कि उनके अल्फाज मुंह में ही रह गए। उनकी नज़र कमरे की हालत पर पड़ी। ये क्या हालत बना रखी है, और ये हाथ को क्या हुआ? जब उन्होंने इतना बुरा हाल देखा तो जवार की तरफ बढ़ी। कुछ नहीं माँ जी, आप बस जाएं और दादी जान, सुलेमान चाचू, रायान ताया जी, शाजिया ताई जी और बाबा को दादाजी के कमरे में इकट्ठा करें। जवार ने लैपटॉप बंद करते हुए कहा। पर मुझे बताओ तो सही, हुआ क्या है? सलमा बेगम ने फिर पूछा। माँ जी बोला है ना इकट्ठा करें, पता चल जाएगा, जवार ने अपने बाल दरुस्त करते हुए कहा। सलमा बेगम उठी और बाहर चली गईं। वो समझ चुकी थीं कि कोई बहुत बड़ी वजह है जो जवार इस तरह बोल रहा है। उन्होंने सबको दादाजी के कमरे में इकट्ठा किया। जवार हिम्मत करता नीचे दादाजी के कमरे में आया तो सब बहुत परेशान उसी का इंतज़ार कर रहे थे। हाँ बोलो बरखुरदार, क्या बात है, हमें क्यों इकट्ठा किया? दादाजी की आवाज़ गूंजी। यहाँ मैं जो बात कर रहा हूँ वो शायद आप सबको पसंद ना आए, मगर मेरा ये आखिरी फैसला है। जवार ने बात शुरू की।
मेरे बच्चे, आज तक तूने कभी कोई गलत बात नहीं की। बता तो सही क्या बात है जो तू इतना परेशान है। दादी जान ने परेशानी से कहा तो जवार ने जवाब दिया। जवार ने जो जवाब दिया वो सुनकर सभी शौक हो गए। मुझे अनाया की रुखसती करवानी है। अरे बेटा, ये शादियां खत्म हो जाएं तो फिर इसके बारे में भी प्लान करते हैं। रायान ताया जी हंसते हुए बोले। नहीं ताया जी, रुखसती होनी है तो आज ही होगी, वलीमे पर ही होगी। जवार के मुंह से निकले अल्फाज सबको हैरान कर गए।